कल हमने लास्ट पॉइंट में मृदा अध्ययन के बारे में दो टॉपिक पढ़े थे, पेडोलॉजी और मृदा शास्त्र। आज हम उससे आगे पॉइंट पढ़ेंगे और वो पॉइंट है मृदा एक प्राकृतिक पिंड है। मृदा एक प्राकृतिक पिंड है। इस बात को हम साबित करेंगे कि मृदा को हमने प्राकृतिक पिंड की उपमा किस प्रकार से दी है। वैसे कल हमने जोपे एवं मारवट के अनुसार परिभाषा जो थी मृदा की, उसके अंदर देखा था कि मृदा एक प्राकृतिक पिंड है जो प्राकृतिक पदार्थों पर प्राकृतिक बलों के प्रभाव से उत्पन्न हुई। यानी इसका निर्माण प्राकृतिक पदार्थों से हुआ है और वो भी प्रक्रिया कौन सी? प्राकृतिक बलों के प्रभाव। तो वैसे ये प्राकृतिक पिंड है, लेकिन आज हम इसको पूर्ण रूप से साबित करेंगे। तो मृदा एक प्राकृतिक पिंड जो स्वतंत्र रूप से प्रकृति में रह सकती है या इसका प्रकृति में स्वतंत्र अस्तित्व है। पहली विशेषता इसकी कि मृदा का प्रकृति में स्वतंत्र अस्तित्व होता है। दूसरी बात, मृदा एक जीवंत पदार्थ है। जीवंत पदार्थ है। जीवंत पदार्थ किस प्रकार? धातु में परिवर्तन होने से परिपक्व होकर मृदा प्रोफाइल के रूप में विकसित हुई है। जिस प्रकार से एक अगर जीव जो होता है उसका पैतृक पदार्थों से निर्माण होता है, फिर उसके अंदर धीरे धीरे परिवर्तन होते हैं और उन परिवर्तनों के फलस्वरूप वो परिपक्व होकर के पूर्ण विकसित होता है, संपूर्ण अपना निर्माण करता है। उसी प्रकार मृदा भी एक जीवंत पदार्थ है जो पैतृक पदार्थ का मतलब है चट्टाने प्लस साथ में जैसे कार्बनिक पदार्थ सड़े गले जो पेड़ पौधों का अवशेष है, वनस्पति अवशेष है, इन सब के सड़ने गलने से मतलब वो सब पदार्थ पैतृक पदार्थ है। उनमें परिवर्तन होने से ये परिपक्व हुई है और परिपक्व होकर के मृदा प्रोफाइल के रूप में विकसित हुई है। तो हम कह सकते हैं कि मृदा एक जीवंत पदार्थ है। तीसरी बात यह है कि मृदा जो कि एक प्राकृतिक पिंड की सभी विशेषताओं का पालन करती है। मृदा प्राकृतिक पिंड की सभी विशेषताएं जैसे विनाशकारी, संश्लेषण व परिवर्तन, सब का परिवर्तन का पालन करती है। देखो कि एक प्राकृतिक पिंड जो होता है
उसकी विशेषता क्या होती है? उसका निर्माण सर्वप्रथम किसी के विनाश, संश्लेषण और परिवर्तन के दौरान होता है। यहाँ पर मृदा के अगर हम निर्माण के अंदर इन तीनों विशेषताओं की बात करें तो विनाशकारी में सबसे पहले आ गया चट्टाने और कार्बनिक पदार्थों का अपक्षय, विच्छेदन। सेकेंड पॉइंट, इनके विच्छेदन से जो निर्मित पैतृक पदार्थ है उन पैतृक पदार्थों का संश्लेषण हुआ और उन संश्लेषित पैतृक पदार्थों में धीरे धीरे परिवर्तन हुआ, जिससे मृदा प्रोफाइल का क्या हुआ? विकास हुआ। तो हम ये बात कह सकते हैं कि मृदा एक प्राकृतिक पिंड है। देखो दोबारा देखते हैं, मृदा का प्रकृति में स्वतंत्र अस्तित्व है, प्राकृतिक पिंड की पहली विशेषता। दूसरी बात, ये एक जीवंत पदार्थ के रूप में विकसित हुई है। जीवंत पदार्थ के रूप में विकसित किस प्रकार से हुई है कि ये पैतृक पदार्थों में जो परिवर्तन होने से परिपक्व हुई है और प्रोफाइल के रूप में विकसित हुई है। पैतृक पदार्थ जिस प्रकार से चट्टानों और जो जीवांश पदार्थ है उन सब के अंदर क्या हुए हैं? परिवर्तन हुए, जिससे मृदा प्रोफाइल परिपक्व होकर के विकसित हुई है। तीसरी बात वेरी इंपॉर्टेंट है, जिसमें कि मृदा प्राकृतिक पिंड की सभी विशेषताएं जैसे विनाशकारी, संश्लेषण और परिवर्तन का पालन करती है। किस प्रकार से कि जैसे इन विशेषताओं को मृदा पर हम लागू करते हैं। विनाशकारी का अर्थ है कि जैसे चट्टानों के टूटने और कार्बनिक पदार्थों के विच्छेदन, तो वो सब प्रोसेस जो होगी, प्रक्रिया होगी, वो विनाशकारी विशेषता में आएगी। दूसरा संश्लेषण, कि इन चट्टानों के टूटने, कार्बनिक पदार्थों के विच्छेदन होने से क्या हुआ? पैतृक पदार्थों का संश्लेषण हुआ और पैतृक पदार्थों में होने वाले परिवर्तनों से ये प्रोफाइल के रूप में विकसित हुई। तो मृदा एक प्राकृतिक पिंड की सभी विशेषताओं का पालन करती है, तो ये एक क्या है? प्राकृतिक पिंड है। सेकंड पॉइंट पार्ट में हम बात करेंगे तो मृदा पादपों के लिए एक आवश्यक माध्यम है। मृदा पादप वृद्धि के लिए एक आवश्यक माध्यम। मृदा पादप वृद्धि के लिए एक आवश्यक माध्यम। इस हेडिंग में हम ये बात पढ़ेंगे कि जो मृदा है वो पादपों की वृद्धि के लिए एक आवश्यक माध्यम प्रदान करती है। वो किस प्रकार से प्रदान करती है? हम जानते हैं कि पादपों की जो वृद्धि होती है उनको 3 प्रकार के कारक प्रभावित करते हैं। 3 प्रकार के कारकों में पहला कारक जलवायु कारक, दूसरा कारक जीवीय कारक यानी जीव जंतु, तीसरा जो कारक होता है वो मृदीय कारक होता है, यानी पेड़ पौधों की जो वृद्धि होती है उनको प्रभावित करने वाले 3 कारक, जलवायु कारक, जीवीय कारक और मृदीय कारक। तो हम यही बात पढ़ रहे हैं कि मृदा जो है वो पादप वृद्धि के लिए एक आवश्यक माध्यम किस प्रकार से है, और उसके अंदर प्रभावित कारक जो होते हैं उनमें मृदीय कारक एक प्रमुख कारक है। हम यहाँ पर मृदीय कारक का विस्तार से वर्णन करेंगे कि मृदा कारक जो है या मृदा जो है एक पादप की वृद्धि को किस प्रकार से आवश्यक है। फर्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करेंगे तो वो है आवश्यक पोषक तत्व। आवश्यक पोषक तत्व। साधारणतया हम जानते हैं कि पेड़ पौधे अपनी वृद्धि के लिए आवश्यक पोषक तत्व जो है
वो जड़ों के द्वारा अवशोषित करते हैं और ये जड़ें जो होती है मृदा में उपस्थित पोषक तत्वों का अवशोषण करेगी। तो आवश्यक पोषक तत्वों में जैसे पादप वृद्धि के लिए या पादपों की वृद्धि के लिए आवश्यक पोषक तत्व फास्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, नाइट्रोजन, मैग्नीज, बोरॉन, तांबा, सल्फर आदि। ये पोषक तत्व जो पादप वृद्धि के लिए आवश्यक होते हैं, इनमें से फास्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, मैग्नीज, सल्फर यानी गंधक, बोरॉन, मोलिब्डेनम, कॉपर, ये जो पोषक तत्व है ये पादपों को मृदा के द्वारा प्राप्त होते हैं। मृदा से प्राप्त पोषक तत्व, मृदा से प्राप्त पोषक तत्व है। इनके अलावा पादपों को नाइट्रोजन वायु तथा मृदा दोनों से प्राप्त होती है। देखो यहाँ पर छोटा प्रश्न बनता है कि पादपों को वायु तथा मृदा से प्राप्त होने वाला पोषक तत्व कौन सा है, तो वो नाइट्रोजन है। और यदि प्रश्न को इस प्रकार से पूछ लिया जाए कि पादपों में नाइट्रोजन पोषक तत्व किन माध्यमों से प्राप्त होता है, तो वो वायु और मृदा माध्यम से प्राप्त होता है। अगला पॉइंट है पादपों को ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, या कार्बन कह सकते हैं, ऑक्सीजन, कार्बन व हाइड्रोजन वायु तथा जल से प्राप्त होने वाले पोषक है। प्रश्न देखो, पादपों में ऑक्सीजन, कार्बन और हाइड्रोजन किन माध्यमों से प्राप्त होता है, तो वो वायु और जल से। या वायु और जल से प्राप्त होने वाले पोषक तत्व कौन से हैं, तो वो है CHO, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन जो है वायु और जल से प्राप्त पोषक तत्व हैं। तो हमने यहाँ देखा है कि पादप वृद्धि के लिए अधिकांश जो पोषक तत्व होते हैं
वो उनको मृदा से प्राप्त होते हैं। दूसरी बात करेंगे मृदीय कारक में आवश्यक पोषक तत्वों के अलावा, तो दूसरा आता है जल। जल जल भी एक प्रकार का पादपों में पोषक तत्व है, जिसके बारे में आगे बताएंगे हम कि जल किस प्रकार से पादपों के लिए एक आवश्यक पोषक तत्व है। जल जो होता है पादपों द्वारा अवशोषित पदार्थों में सर्वाधिक मात्रा जल की होती है। अवशोषित पदार्थों में जल की मात्रा सर्वाधिक होती है। दूसरी बात जल के बारे में हम करें तो जल पादपों के अंदर कोशिकाओं के विस्तार व विभाजन के लिए आवश्यक होता है। तीसरी बात करें, जल पादपों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए आवश्यक होता है। चौथी बात इसमें अगर हम करें तो वेरी इंपॉर्टेंट है, जल एक अच्छा विलायक होता है। जल एक अच्छा विलायक होता है जो कि मृदा में उपस्थित खनिज पदार्थों का अर्थ यहाँ पर पोषक तत्वों से है। पोषक तत्व मृदा में उपस्थित खनिज पदार्थों को घोल लेता है, जिससे मृदा विलयन बनता है। और इस मृदा विलयन का उपयोग पादपों द्वारा अवशोषण करने में किया जाता है। यानी इस मृदा विलयन को पादपों द्वारा अवशोषण किया जाता है, जिससे पादपों को आवश्यक पोषक तत्व मृदा से प्राप्त होते हैं। अगली बात यह है, जल मृदा में वायु तथा तापमान को नियंत्रित करने का कार्य करता है। देखें कि जल जो है अवशोषित पदार्थों की मात्रा में सर्वाधिक इसकी होती है। पादप जितने भी पदार्थ मृदा से अवशोषित करते हैं उसमें सबसे ज़्यादा मात्रा होती है जल की। इसके अलावा जैसे जल जो है वो पादप कोशिकाओं के विस्तार और विभाजन के लिए आवश्यक होता है। यदि जल की मात्रा कम हो तो पादप कोशिकाओं की वृद्धि कम होगी
विस्तार कम होगा उनका, और विस्तार कम होगा तो उनके विभाजन की दर धीमी हो जाएगी। विभाजन की दर धीमी होने से पादप वृद्धि रुक जाती है। जल पादपों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए आवश्यक होता है। हम जानते हैं प्रकाश संश्लेषण मतलब पादपों में भोजन निर्माण की विधि। पादपों द्वारा जब भोजन बनाया जाता है तो उसके लिए उत्पाद के रूप में वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड, जल और सूर्य का प्रकाश की आवश्यकता होती है। तो जल यहाँ पर इम्पोर्टेंट चीज होती है पादपों में प्रकाश संश्लेषण। जल की कमी हो तो पादपों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया मंद पड़ जाती है। उसके अलावा हम बात कर रहे हैं चौथे पॉइंट की, जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि जल अच्छा विलायक होता है। जो मृदा में उपस्थित जल है वो अपने अंदर मृदा में उपस्थित पोषक तत्वों को घोल लेगा और मृदा विलयन बनाएगा। इस मृदा विलयन को पादपों की जड़ों के द्वारा अवशोषित किया जाएगा और पादपों में पोषक तत्वों की पूर्ति होगी। हमने बताया है कि जल एक पोषक पदार्थ की भांति कार्य करता है। जैसे जल का सूत्र होता है H2O। हम जानते हैं कि जल के संगठन में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन उपस्थित है। तो पादपों में हमने पहले ही पोषक तत्वों में बात की थी कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो है वो जल से प्राप्त होते हैं। किनसे प्राप्त होते हैं? जल से प्राप्त होने वाले पोषक तत्व हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है। जल मृदा में वायु तथा तापमान को नियंत्रित करता है। वो किस प्रकार से कि मृदा का जो संपूर्ण संगठन होता है उसमें 50% भाग ठोस होता है और 50% भाग द्रव्य और गैस होता है, जिसमें से यानी कि रंध्रा अवकाश का होता है। रंध्रा अवकाश का होता है 50% भाग। ये रंध्रा अवकाश जो होते हैं इसके अंदर 25% जल माना जाता है और 25% वायु मानी जाती है। द्रव्य और गैस 25%। अब देखो कि मृदा में इन रंध्रा अवकाशों में जितने प्रतिशत जल की मात्रा होगी उस आधार पर शेष रहे भाग में वायु होगी। तो जल मृदा वायु जो है उसके प्रतिशत को, उसके आयतन को नियंत्रित करता है और साथ ही मृदा में उपस्थित जो जल है उसी के आधार पर मृदा के तापमान का नियंत्रण, यानी कि उसी के आधार पर मृदा की नमी होगी और नमी के हिसाब से मृदा का तापमान नियंत्रित होगा। अगले पॉइंट की हम बात करें, तीसरे पॉइंट की, तो पादपों को श्वसन के लिए आवश्यक ऑक्सीजन की पूर्ति। तीसरा पॉइंट है पादप वृद्धि में मृदा की भूमिका का, तो उसके लिए है पादप श्वसन में ऑक्सीजन उपलब्ध कराना। तीसरा पॉइंट पादप श्वसन के लिए ऑक्सीजन। देखो हम बात कर रहे हैं कि पेड़ पौधों में और अन्य जीव जो होते हैं उनको जीवित रहने के लिए श्वसन एक आवश्यक प्रक्रम है और श्वसन के लिए ऑक्सीजन एक नितांत आवश्यक है। यानी कि श्वसन की क्रिया ऑक्सीजन से ही संपन्न होगी, क्योंकि संपूर्ण जीवधारी श्वसन के दौरान ऑक्सीजन गैस का उपयोग करते हैं। पादप जो होते हैं, पादपों में जो श्वसन है वो जड़ों के द्वारा होता है। पादपों में श्वसन जड़ों के द्वारा होता है और ये जड़ें मृदा में उपस्थित जो ऑक्सीजन है उसका प्रयोग अपने श्वसन के दौरान करती है। मृदा में उपस्थित ऑक्सीजन का उपयोग श्वसन क्रिया में करेगी। मृदा में उपस्थित जो मृदा वायु है उसका संगठन, जिसमें 20.3% ऑक्सीजन होती है, 97.01% नाइट्रोजन होती है और 0.3% कार्बन डाइऑक्साइड होती है। जैसे हम वायुमंडलीय वायु की अगर बात करें तो वहाँ पर
ऑक्सीजन का प्रतिशत 20.95 होता है और नाइट्रोजन को हम लगभग 78% मानते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% होती है। ध्यान रहे मृदा में या मृदीय वायु जो है उसमें ऑक्सीजन वायुमंडलीय ऑक्सीजन की तुलना में कम होती है, जबकि मृदीय कार्बन डाइऑक्साइड या मृदा वायु की जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड की अपेक्षा अधिक होती है। नेक्स्ट पॉइंट, चौथा पॉइंट हम देखेंगे पादप वृद्धि के लिए यांत्रिक आधार। पादपों के लिए यांत्रिक आधार। देखें कि पेड़ पौधे जो होते हैं उनकी खड़े रहने के लिए उनको जड़ों के सहारे की आवश्यकता होती है और ये जड़ें मृदा के अंदर विकसित होती है। पादपों का मूल तंत्र जो मृदा के द्वारा बंधा हुआ रहता है, जकड़ा हुआ रहता है और उन जड़ों के सहारे ही पादप अपने स्थान पर टिके रहते हैं, खड़े रहते हैं। जैसे हम बात करें कि ऐसी मृदा या वो मृदा, वह मृदा जिसमें पादपों की जड़ें आसानी से वृद्धि, श्वसन, श्वसन व जल का अवशोषण कर सके, उसे आदर्श मृदा कहते हैं। यानी कि वो मृदा जिसमें पादपों के जड़ों की वृद्धि आसानी से हो सके, पादपों की जड़ें आसानी से शोषण कर सके और आसानी से जल का अवशोषण कर सके, तो ऐसी मृदा आदर्श मृदा कहलाती है। और आदर्श मृदा में उपस्थित जो पादप होते हैं वो जलाभाव सह पवन दर्द व जलाक्रांति में सक्षम होते हैं। देखो, जलाभाव से पवन दर्द और जलाक्रांति में सक्षम होते हैं क्योंकि ऐसे जो पादप होते हैं जो आदर्श मृदा में पाए जाते हैं उनका जड़ तंत्र या मूल तंत्र पूर्ण विकसित होता है। यदि जल की कमी भी हो तो पूर्ण विकसित जड़ तंत्र के कारण काफी अधिक दूरी तक के भूमि में उपस्थित जल या नमी का अवशोषण उन जड़ों के द्वारा करके पादप में जल पूर्ति करवाई जा सकती है। और पवन दर्द का अर्थ यहाँ पर है कि तेज आंधी या तूफान के अंदर भी विकसित मूल के कारण ये खड़े रह सकते हैं। और जलाक्रांति का अर्थ है कि जब भूमि की सतह पर जल की अधिकता हो जाए या मिट्टी में जल की अधिकता होने पर भी इनकी जड़ें गहराई तक विकसित होती है तो ये जलाक्रांति यानी कि जल की अधिकता को भी सहन कर सकते हैं। उसके अलावा हम सेकंड की बात करें कि यदि वह मृदाएं जिनके अंदर पादपों की जड़ों की वृद्धि आसानी से ना हो यानी कि गहराई तक ना जा सके, आसानी से उनमें शोषण ना हो, जल का अवशोषण ना हो, यानी कि जिन मृदाओं का संगठन यानी कि कड़ी परतों से कड़े स्तरों से जिन मृदाओं का निर्माण होता है उनके अंदर ना तो जड़ें गहराई तक जा सकेगी, ना उनमें आराम से आसानी से अवशोषण होगा जल का और ना ही शोषण होगा। तो ऐसी मृदाएं जो होती है
वो पादप वृद्धि के लिए उपयुक्त नहीं होती है। तो हमने देखा कि जो पादप है उनके अंदर आवश्यक पोषक तत्व मृदा से प्राप्त होते हैं। जल जो है उसकी आपूर्ति मृदा से होती है, जिससे विभिन्न पोषक तत्व प्राप्त होते हैं, और श्वसन के लिए ऑक्सीजन भी मृदा से प्राप्त होती है, और यांत्रिक आधार भी पादप जो है उनको मृदा के द्वारा मिलता है। तो हम कह सकते हैं कि पादपों की वृद्धि के लिए मृदा एक आवश्यक माध्यम है।